हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किस क्लास का है, तो ये आप लोग के 11th और 12th के लिए है, ठीक है। तो 11th या 12th में जो भी पढ़ते हैं वो सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाएगा, चाहे वो मैटर से रिलेटेड हो या आपका जो 3rd चैप्टर है उससे रिलेटेड हो, या एटम से रिलेटेड हो, या किसी भी एटम की प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप लोग कैसे समझेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले 11th-12th क्लास स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, कंसेप्ट सब कुछ, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक सजेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, ठीक है। तो आप लोग जब 10th क्लास से जब डायरेक्ट 12th में 11th में आते हो, तब आपको सबसे पहले तो 10th में जब एग्ज़ाम देने के बाद आपको फील होता है कि अब सिलेबस कुछ आसान होगा, ठीक है। आप लोग 10th बोर्ड को ही बहुत हार्ड मान लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। 10th बोर्ड से कई गुना ज़्यादा आपको हार्ड लगता है, हार्ड होता है 11th और 12th बोर्ड, ठीक है। वैसे हार्ड तो नहीं होता कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो वैसे ही आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है, आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ती जाती है कि आप कितना गेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको मैटर का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो मैटर क्या है, आप लोग तो ये सब बेसिक है, बहुत आप लोग जानते होंगे कुछ इसमें से, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हार्ड चीज़ें पढ़ने में वो आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो मैटर का डिफिनेशन क्या है, तो इंग्लिश में इसका देखेंगे। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे देख लेंगे, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे आपका दोनों कवर है, दोनों लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। तो आप लोग हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैटर का डिफिनेशन है एनीथिंग दैट हैविंग मास और वेट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट एक्सर्ट प्रेशर, तो उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। तो वह वस्तु जिसमें भार हो या जो स्थान घेरे तथा जो दबाव बना सके, उस वस्तु को क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। जैसे आपने अभी किसी डिवाइस से देख रहे हो, तो वो डिवाइस क्या है, तो वो उस डिवाइस भी एक टाइप का मैटर है। आप लोग किसी न किसी डिवाइस से इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो डिवाइस भी एक मैटर होगा। जैसे कि आप लोग ले लेंगे कि उसमें भी स्थान गिरता है, ठीक है, उसमें भी वेट है और वो भी दबाव बना सकता है, और उसमें उस वस्तु को पदार्थ बोलेंगे। जैसे आप लोग अगर अपने पेन को ले सकते हैं, अपने बुक्स को ले सकते हैं, आसपास टेबल चेयर ये सब जो है वो मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर के डिफिनेशन से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैटर को कैसे आप पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब थिंग्स का डिफिनेशन है। तो द पार्टिकल फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड थिंग्स, जो वस्तु है उसका पार्टिकल फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का जो पार्टिकल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, थिंग्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब मैटर का, तो मैटर का क्लासिफिकेशन जब आप करिएगा तो वो कितने टाइप से कर सकते हैं। अभी तक तो आप मैटर के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। और आपने मैटर का 3 टाइप देखा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 10th क्लास में आपने 5 टाइप देखा होगा, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि किस किस बेस पे उसको डिवाइड किया गया। तो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड किया गया, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी मैटर होता है जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, ठीक है। जैसे कोई अगर पदार्थ है तो वो अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो लास्ट तक सॉलिड में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर केमिकल प्रॉपर्टी होगा तो उसमें उसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा, उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेज हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें रिएक्शन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये सब आगे हम देखेंगे, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी ये नॉर्मल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब भौतिक गुण के आधार पर जो है वो पदार्थ का वर्गीकरण। तो भौतिक गुण के आधार पर जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आप कितने पार्ट में आप जो मैटर है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सॉलिड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड कौन सा स्टेट है, तो ये आपने पढ़ा ही होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, ये आपने 10th में ही अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे सॉलिड जो है वो दैट मैटर विच मॉलिक्यूल आर कंबाइंड इन टाइटली पैक्ड,
ठीक है। तो वह वस्तु जिसके अणु एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं उसे हम सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफिनीशन तो देख चुके हैं। आप सॉलिड में जैसे आप इसके कुछ प्रॉपर्टीज आप अगर देखेंगे तो सॉलिड में होते हैं, उसमें जो है उसके अणु जो होते हैं उस मैटर के, उसके बीच की जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम रहता है, इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड मैटर में उसके पार्टिकल हैं जो वो इजीली मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे उसके बीच स्पेस कम होता है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज आपने 10th में पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सॉलिड का क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ेंगे। इसके पहले तो आपने सिर्फ पढ़ लिया सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, और साथ में आपने 2 और स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि सॉलिड के भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ से आपका कन्फ्यूजन चालू होता है कि कहाँ से किसका डिवीजन हुआ। तो सबसे पहले आप याद कीजिएगा मैटर के 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्योंकि वो 2 टाइप है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसको जनरली हम नहीं काउंट करते क्योंकि वो उस पर अभी सर्च हो रहा है उसको, लेकिन वो सब भी है तो आप लोग इसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस पे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैटर के 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हम सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किस फॉर्म में, वो जो है एक रेगुलर फॉर्म में, एक रेगुलर पैटर्न में वो अरेंज्ड रहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो वह ठोस जिसके अवयवी अणु नियमित रूप से जुड़े हों क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन तो पूछता ही है एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। तो यहाँ पे अब इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, तो जैसे ब्रिक्स हो गया, आयरन हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, इटीसी आप कह सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसके जो अणु हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक कोई एटम है तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप ऐसे इसको कट करेंगे तो एकदम सीधा सीधा मिलेगा। यहाँ से आप कट करेंगे तो कोई एटम नहीं, यहाँ पे कट करेंगे कोई एटम नहीं, यहाँ पे कट करेंगे तो एटम ऐसे होगा, ठीक है। तो ये एक रेगुलर पैटर्न में होता है। तो यहाँ पे उसके बाद जो सेकेंड टाइप है, आपने पढ़ा कि जो मैटर है उसके 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर सॉलिड के 2 टाइप, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो अब हम एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या है? तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर फॉर्म। तो आपने अभी पढ़ा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके जो पार्टिकल है वो रेगुलर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, रेगुलर फॉर्म में रहते हैं। और यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड में आप पढ़ेंगे तो इरेगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो ये आपको याद ही हो गया कि आप सीधे सिंपल शॉर्ट नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड वहाँ पे रेगुलर फॉर्म, और जो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो इरेगुलर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कि वह ठोस जिनके अवयवी अणु अनियमित रूप से जुड़े हों अब क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे आपको क्रिस्टलाइन में क्या बताया गया, क्रिस्टलाइन में यहाँ पे एक अणु है तो ये जिसके जितने डिस्टेंस पे होगा वो एकदम सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड में एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे कैसे कैसे भी उसका पैटर्न अरेंजमेंट हो जाएगा। इसका कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। आप ऐसे काटेंगे तो ऐसे नहीं मिलेगा, एकदम सेम टू सेम कोई भी कट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप जब कट कीजिएगा तो एकदम यहाँ पे रेगुलर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में। अब इसका एग्जांपल में देखिएगा कि एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है रबर। रबर जो होता है उसका कोई एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज नहीं होता, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर है, etc। अब आप देखिएगा कि एमॉर्फस सॉलिड का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है वो आप जब देख सकते हैं। ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, क्वार्टर्स, ठीक है। उसके बाद
ग्लास, क्वार्टज, उसके बाद डायमंड जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड है। ये तीनों बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको याद कीजिएगा। जैसे अगर 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, कोई और उसमें पूछेगा कि आपका इसमें से एमॉर्फस सॉलिड कौन है, तो उसके एग्जाम्पल में सही आंसर होगा ग्लास या डायमंड या क्वार्टज ग्लास। तो ये तीनों आपका मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, पूछता ही है, तो आप लोग उसको याद कीजिएगा। फिर चलिए जब हम मेटर पे आते हैं तो मेटर के 3 टाइप थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। तो हमने सॉलिड पढ़ लिया, उसका टाइप पढ़ लिया, तो अब लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। तो लिक्विड जो है ये द्रव्य अवस्था है पदार्थ की, ठीक है। अब इसके बारे में द मैटर in which the intermolecular force is less and space is larger than solid। तो ये जो है लिक्विड है। जैसे आप ठोस में पढ़े हैं, वो सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है। इसीलिए जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड से बंधे होते हैं, उसके बीच स्पेस कम होता है। लेकिन यहाँ पे है जो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है लिक्विड में, ठीक है, और उससे ज़्यादा स्पेस होता है गैसेज में। तो इसके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से बंधे होते हैं, और उससे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स से बंधे हुए होते हैं लिक्विड, उससे कम स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए होते हैं लिक्विड, और सबसे कम जो गैसेज। इसीलिए गैसेज है वो फ्रीली इन्वायरमेंट में मूव कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड है वो भी आप कहीं रखेंगे तो वो बह जाता है। जैसे वाटर को ले सकते हैं आप, ठीक है, आप लोग कहीं रखिएगा तो अगर आप कहीं एक पेन को रखेंगे तो वो इधर से उधर मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो सब उसके जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के लिए लिक्विड का एग्जाम्पल क्या लेंगे, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, डीजल, और यहाँ पे कर्ड ले सकते हैं, ETC हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में आप भी दे सकते हैं, और प्रॉपर्टीज से ही डिफिनीसन चूँकि डिफाइन होता है, तो कोई भी चीज़ को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो कोई भी चीज़ का आप डिफिनीसन आप ऐसे निकालते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो जैसे अब पदार्थ की तीसरी स्टेट पे चलते हैं, गैसेज, ठीक है। तो गैसेज जो है उसमें बारे में हम पढ़ते हैं। तो द मैटर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी लेस, इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप तो देख तो नहीं सकते, लेकिन आप वायुमंडल में जो है, आप जानते हैं कि वायुमंडल में गैसेज जो हैं वो बहुत ही, चूँकि इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इसीलिए वो चारों तरफ फैली रहती है, ठीक है। और स्पेस इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, और स्पेस जो होता है सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज़्यादा होता है। अगर वही एयर अगर सॉलिड स्टेट में होता, तब आप सोचिए आप क्या कहीं भी जा पाते इधर से उधर, वो तो आपको रोक देता, क्योंकि एयर तो चारों तरफ है ना। तो ये आपका जो है गैस, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसका जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बहुत कम होता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस मोर होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से। तो वह पदार्थ जिसमें अंतराण्विक बल सबसे कम तथा अंतराण्विक स्थान अधिक हो, गैस कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, आप बहुत सारी गैसेज का नाम जानते हैं, उसके एग्जाम्पल में आप जितनी चाहे उतनी सारी गैसेज का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब पदार्थ की फोर्थ अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा के बारे में हम देखते हैं। तो इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यह जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। इट इज़ अ हॉट आयोनाइज्ड गैस consisting approx equal number of positively charged ions and negatively charged ions इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब पदार्थ की जो है वो चतुर्थ अवस्था है, फोर्थ अवस्था को प्लाज्मा, फर्स्ट क्या है तो सॉलिड, सेकेंड क्या है लिक्विड, और थर्ड गैसेज है, और फोर्थ प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। तो यह एक गर्म आयनीकृत गैस होता है जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश आयनों की संख्या लगभग बराबर होती है। तो ये प्लाज्मा अवस्था है, ठीक है। अब प्लाज्मा अवस्था का एग्जाम्पल आप लोग जाएंगे तो वो सन जो है वो आप सन के सरफेस पे वो आपको प्लाज्मा अवस्था का एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब आप फिफ्थ में देखेंगे तो फिफ्थ स्टेट क्या है तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। अब इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया पदार्थ की अवस्था को, ठीक है। तो सबसे पहले इस अवस्था पे किसने काम किया था, तो सबसे पहले जो एक बोस नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे इस पे काम किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने
पूरी शोध नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कुछ इसका शोध किया और उसके बाद आइंस्टाइन, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनके पास भेज दिया। तो इन दोनों ने मिलकर कंबाइन रूप से इससे स्टेट का जो है वो खोज किया। इन दोनों ने मिलाकर और इस स्टेट का खोज किया पदार्थ की, जो इसीलिए इन दोनों की वैज्ञानिकों के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पदार्थ की फिफ्थ अवस्था को पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ डक्टाइल गैस। ठीक है, डक्टाइल गैस, दिस स्टेट वाज फर्स्ट प्रिडिक्टेड इन 1924 to 25, ठीक है, बाई सत्येंद्र नाथ बोस। तो यहाँ पे देखिए 1924 से 25 के बीच सत्येंद्र नाथ बोस जो है उन्होंने इस अवस्था पे फर्स्ट प्रिडिक्शन दिया था। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस पे काम किए। ठीक है, तो इस अवस्था की अवधारणा महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1924 से 25 में दिया था। तो यहाँ पे इस अवस्था के बारे में क्या जानेंगे, तो यह तनु गैस की अवस्था को बताता है। तो यह गैस की किस अवस्था को बनाता है, तो तनु गैस की अवस्था को बताता है। यह पदार्थ की काल्पनिक अवस्था है। ठीक है, इसकी कल्पना की जा सकती है, ये भी अवस्था अभी आप लोग देख नहीं सकते, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पदार्थ की फिफ्थ अवस्था तक पढ़ लिए। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये आपके जो केमिस्ट्री का 11 का थर्ड चैप्टर है उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में जानते हैं। आपने तो एलिमेंट के बारे में पढ़ा ही होगा। तत्व जो होते हैं वो प्रकृति के सबसे सूक्ष्म रूप होते हैं। अब चलिए यहाँ पे अब एलिमेंट के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं। तो एलिमेंट क्या है, तत्व। तो एलिमेंट आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सिमिलर एटम्स। तो एलिमेंट क्या है, तत्व वह है जो पदार्थ के शुद्ध, यहाँ पे तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे आयरन ले लेंगे, यहाँ पे I2 लेंगे तो ये भी एक एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ आयरन है। सोडियम Na2 ले लें तो यहाँ पे सिर्फ सोडियम है। ठीक है, आप कार्बन ले लें, ऐसे ही C2 C3 ये सब जो है वो आपका एलिमेंट में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना है। जैसे कार्बन, अगर O3, ओजोन जो है वो एक एलिमेंट है, चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 अणु मिलके बना है। ठीक है, तो 3 अणु मिलके बना है ऑक्सीजन का, तो ये भी O3 जो ओजोन है वो भी एक एलिमेंट है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। इसका एग्जाम्पल आप देख चुके, आयरन, सोडियम, कार्बन, ETC आप ले सकते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कंपाउंड। तो कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक। ठीक है, तो अ कंपाउंड इज दैट सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इन फिक्स्ड प्रॉपर्टीज बाय केमिकल मीन्स। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक ही निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संयोग कराया जाता है तो उसे बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अब पदार्थ देखेंगे तो यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक जो होता है वो जैसे आप कहते हैं H2SO4, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल आप ले सकते हैं, ये एक प्रकार का कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे CO2, ये सब एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड का आप देखते हैं, यहाँ पे C2H5OH, वाटर H2O, वाटर भी एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे कि H2O ये कैसे कंपाउंड है, ये एलिमेंट क्यों नहीं है। तो एलिमेंट कैसे हो सकता है कि क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन के अणु भी हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और उसके साथ एक ऑक्सीजन का अणु ऐड हो रहा है, तब जाके हमारा H2O बना ना। तो यहाँ पे ये कैसे हो सकता है कि ये एलिमेंट हो, तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता। ये क्या है, तो ये कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड हुआ क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मिलने से बना है। तो यहाँ पे चलिए अब मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। तो मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो बाय एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मिक्सचर के बारे में आप देखेंगे तो ये किसी भी रेशियो में बन जाता है, बहुत सारी आप कितनी भी चाहें उतने एलिमेंट को मिला के बना सकते हैं। तो यह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पे किसी भी रेशियो में आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे कुछ भी आप मिक्स कर दीजिए वो आपका मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए कि मिक्सचर का अब जब आप एग्जांपल से आप समझिएगा तो अच्छे से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, द मिक्सचर ऑफ राइस एंड मैच। तो जब आप चावल और मक्के को मिला दीजिएगा तो ये भी मिक्सचर हो गया, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क, आप जैसे सैंड में कुछ मिला देते हैं, वाटर मिला सकते हैं, तो वैसे ही वाटर में आप नमक मिला सकते हैं। जैसे आप शरबत बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं, आप चीनी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, उसके साथ आप नमक भी मिला सकते हैं, नींबू भी मिला सकते हैं ऐसे शरबत बनाने के लिए। तो आप देखिए जब आप शरबत बनाते हैं तो इतने सारी चीज़ें मिलाते हैं, तो आप किसी भी रेशियो में मिला लेते हैं तो वो आपका मिक्सचर हो गया। तो अब मिक्सचर भी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। जैसे आप अगर किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो मिक्सचर जो होगा, जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर देखेंगे तो वाटर में जो है वो सैंड पूरी तरह नहीं घुलता, आप उसे छन्नी द्वारा छान कर अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन वही आप जब चीनी नमक और पानी का जब आप शरबत बनाते हैं तो उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। आप कभी भी शरबत के जो भी पार्टिकल्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट, आप उसमें जो जो मिलाया वो अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम किस टाइप का मिक्सचर करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि टाइप ऑफ मिक्सचर तो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होमोजीनियस होता है समांग मिश्रण, और हेट्रोजीनियस होता है विषमांग मिश्रण। यहाँ पे आप नाम से ही स्पष्ट है कि समांग मिश्रण, समांग मतलब यानी मांग मतलब समान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप समान मिश्रण होता है, ठीक है, सब ऐड हो जाता है, इसमें एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाता है जो भी पार्टिकल्स होते हैं। और विषमांग अलग अलग जो होता है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप मिल्क और वाटर को मिक्स कर लीजिएगा तो बिना आप केमिकल प्रोसेस के आप इसे अलग नहीं कर पाइएगा। जैसे आप वाटर और मिल्क को ऐड करने के बाद आप कैसे अलग करेंगे, उसे नहीं कर सकते ना। फिर शुगर और मिल्क को ऐड कीजिएगा तब भी आप उसे अलग नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर स्टोन को और सॉइल को मिक्स कीजिएगा तो आप इजीली उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप छोटे छोटे स्टोन जो है सॉइल पे रखते हैं तो उसको आप जो होता है वो हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। यहाँ पे सैंड और सॉइल को मिक्स करिएगा तो वो भी आप अलग कर लीजिएगा, इसीलिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और यहाँ पे जो मिल्क और वाटर, शुगर और मिल्क ये जो है वो समांग मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल जो होता है, यहाँ पे चलिए कुछ एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उसकी जिसका जो वैलेंसी होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो हाइड्रोजन जो है, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के आपने अभी तो उतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन एटॉम के बारे में बात करेंगे तो इसके जो फर्स्ट सेल होता है इसका एक ही सेल होता है और उसमें एक ही एटम प्रेजेंट होता है। तो इसका ये जो है एक एटम गेन करेगा तो इसका वैलेंसी क्या होगा, +1, ठीक है। और ये चाहे तो एक एटम गेन करके ये स्टेबल भी बन जाएगा, क्योंकि ये अपने आप हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल है और फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये हाफ फिल्ड है, क्योंकि जो हीलियम है इसके बाद जो एलिमेंट है वो हीलियम जो है वो 2 एटम पे फुल फिल्ड होता है, तो यहाँ पे एक है तो हाफ फिल्ड है, ठीक है। यहाँ पे लिथियम का जो है वैलेंसी क्या होता है, लिथियम प्लस का वैलेंसी 1 होता है, सोडियम प्लस का वैलेंसी क्या होगा 1, यहाँ पे पोटेशियम प्लस का 1, रुबिडियम प्लस का 1, सीजियम प्लस का 1, फ्रांसियम प्लस का 1, यहाँ पे जेडिन डबल प्लस का 2, बी डबल प्लस का बेरिलियम का यहाँ पे डबल प्लस का 2, मैग्नीशियम डबल प्लस का 2, यहाँ पे सी डबल प्लस का 2, एस डबल प्लस का, स्ट्रेंशियम का 2, यहाँ पे बी डबल प्लस का 2, यहाँ पे सब दिया हुआ है। फिर रेडियम का 2, यहाँ पे अब बोरॉन का 3 होता है, अल्मोनियम का 3, स्टेनियम का 3, गैलियम का 3, यहाँ पे यहाँ पे अब कार्बन के देखेंगे तो कार्बन में कितना होता है, यहाँ पे कार्बन में 4 होता है। तो आप कार्बन में ये जो है 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 तो वैसे अपने आप में स्टेबल है, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। तो इसीलिए इसका वैलेंसी जो होता है वो +-4 होता है, ठीक है। अब सिलिकॉन का भी 4 होता है।
तो यहाँ पे आप लोग वैलेंसी इसको याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यहाँ पे वैलेंसी दिया हुआ है, आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिएगा। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है आप सिंपल से याद रख सकते हैं, फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन PHONE फ़ोन होता है, लेकिन यहाँ पे फ़ोन आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन, सॉरी, अब यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे कि फ़ोन PHONE आप लिख सकते हैं, PHONE फ़ोन। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, FON फ़ोन। तो यहाँ पे सबसे अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये पूछता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, तो आप तीनों ये याद रख सकते हैं फ़ोन से। ये ट्रिक है आपका। यहाँ पे उसका वैलेंस कुछ वेरिएबल वैलेंसी दिया हुआ है जो वेरी करता है। जैसे कॉपर का वैलेंसी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे आयरन का वैलेंसी 2, 3 हो सकता है, क्रोमियम का वैलेंसी 2, 3, 4 etc। आपको और भी देख लीजिएगा। इसको आप लोग को अगर इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए कि कैसे वैलेंसी फाइंड करें, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। आप लोग चूँकि आगे बढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आप वैलेंसी कैसे याद कर लीजिएगा। अब चलिए अब वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम के बारे में, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ बॉडी और मास ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड वॉल्यूम। किसी वस्तु या तरल के द्रव्यमान द्वारा छीके गए स्थान को आयतन कहा जाता है। जैसे आप एक कंटेनर लेते हैं, कोई भी कंटेनर लेते हैं, तो किसी वस्तु, इसमें कोई वस्तु रखते हैं, तो उसके द्वारा छेके गए जो द्रव्यमान होता है उसको कंटेनर बोलते हैं। और यहाँ पे जो है आप कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप रखिएगा तो ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका। जैसे इस एक ग्लास में आप मिल्क ऑफ ग्लास, एक ग्लास लेते हैं, तो इस ग्लास में मिल्क है, तो इस ग्लास में 250 ml मिल्क है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पे 250 यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि अब आप लोग इससे समझ सकते हैं कि हम किसकी बात करें। तो आप लोग डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ द्वारा छेके गए स्थान के आयतन को, किसी कंटेनर के आयतन को आप लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम किसे बोलते हैं। अब वॉल्यूम का आप लोग फॉर्मूला आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ क्यूब हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उससे आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम। चूँकि ये तो डायमेंशन हो गया वॉल्यूम का, लेकिन आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला भी होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो होता है ये वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद हम डेंसिटी की बात करेंगे। तो डेंसिटी के बारे में, द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम, जो प्रति एकांक आयतन किसी भी सब्सटेंस के मास को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कीजिएगा, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगा। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 फेर्मीमीटर 10⁻⁻15, 1 बार इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल 10⁻⁻12 मीटर। ये आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब मोल कंसेप्ट पे आते हैं। तो मोल कंसेप्ट में जो हमारा टॉपिक है वो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो मोल कंसेप्ट में आप जब पढ़िएगा तब इसमें आप पढ़िएगा क्या, एटॉमिक मास के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़िएगा। एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, वो परमाणु द्रव्यमान हिंदी होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के मास को निकालेंगे, उसे मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान, ग्राम एटम, ग्राम परमाणु, ग्राम मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, ग्राम अणु, एवोगाड्रोज नंबर पढ़ेंगे, यहाँ पे एवोगाड्रो संख्या, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। आप लोग एवोगाड्रो नंबर पढ़ेंगे। यहाँ पे मोल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतने चीज़ आप बेसिक है, ये सब आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूँकि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें जान गए हैं और ये भी जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं एटॉमिक मास के बारे में। पहला टॉपिक क्या है हमारा, एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। तो द 1/12 part of mass of one atom of carbon 12 isotope is called atomic mass unit।
कार्बन 12 जो होता है उसकी समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। ठीक है, तो आपको एवोगाड्रो नंबर बताए हैं। तो ये एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर है? मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, कार्बन के जो समस्थानिक है 12 उसके बराबर है, उस इज इक्वल टू क्या होता है? 12 ग्राम होता है। ठीक है, इसीलिए 1 ग्राम का क्या होगा? तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1 ग्राम का क्या होगा? तो 1 AMU, चूँकि एटॉमिक मास यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट AMU में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप जब देखेंगे तो 1 एटम का यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना आया? तो 1.66 इंटू 05 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ गया। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप देखिएगा द रेडियस ऑफ एन एटम, अब किसी एटम का रेडियस कितना होता है? तो कितना होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है मिनिमम। तो यहाँ पे चलिए अब एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं। इसके पहले हम क्या देखें? एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। तो आप सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एटम के मास को किस में मेज़र करते हैं, तो AMU एटॉमिक मास यूनिट में मेज़र करते हैं। अब एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक मास यहाँ पे आप जब देखेंगे तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर दैट सो हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो बताता है कि उस तत्व के एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी है। जितना गुना भारी होगा वही आपका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होगा? तो 12.011 AMU। ठीक है, जब फाइंड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इट इज़ द एक्सप्रेस्ड इन AMU। तो आपको पहले ही बताया गया है कि एटॉमिक मास को किस में मेजर किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट AMU में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको एलिमेंट दिया हुआ है, उसका सिंबल और एटॉमिक मास दिया हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे हीलियम का आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हो, हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल क्या है? H। ठीक है, आप लोग ये तो पहले याद किया होंगे एलिमेंट और उसका सिंबल। अब एटॉमिक मास भी याद कर लीजिएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 AMU होता है। हीलियम का होता है, जैसे आप यहाँ पे याद करेंगे तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो एटॉमिक नंबर में इंटू 2 करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे लिथियम का 3 होता है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे 4 है तो 4 2 जा 8, और इसमें जो आप देखेंगे जो 4 पे है इसमें 9 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब इसके इंटू 2 और उसके बाद कुछ नंबर्स ऐड होंगे तो पॉइंट में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए ट्रिक का काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है और उसके सिंबल है, आप लोग याद कर लीजिएगा 40 तक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 12 में किसी तरह याद करना ही पड़ेगा। अगर अब अभी याद कर लेते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब चलिए अब मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में सबसे पहले देखते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भार के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के आप इसके पहले यहाँ पे ऊपर आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर एटॉमिक मास याद कर लीजिएगा तो ये आप लोग मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक एक एटम मिलके एटम्स को ऐड करने पर आपको मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास को ऐड करने पर आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो ये कितना अच्छा है। तो आप जैसे हाइड्रोजन H2O यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, तो इसमें क्या है? तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं रहता है मतलब 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008 होता है। अब ऑक्सीजन का कितना होगा? प्लस 1 इंटू यहाँ पे 15.999 AMU। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो H2O जो जल है, वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो 18.015 AMU होता है। तो ऐसे आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे
आप एटॉमिक नंबर याद कीजिएगा और जो है एटॉमिक मास याद कीजिएगा, वैसे ही आप मोलिकुलर मास फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। एटम को मिलाने पर आपको मॉलिक्यूल बनता है, वैसे ही एटॉमिक मास को ऐड करने पर आपको मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। फिर अब यहाँ पे आते हैं ग्राम परमाणु। तो ग्राम परमाणु के बारे में, ग्राम एटम आप देखेंगे, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट सैड टू बी 1 ग्राम एटम। जब एटॉमिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस्ड करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तब इसको 1 ग्राम एटम कहा जाएगा। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा, तो 23 AMU। आप ऊपर ही याद किए होंगे, आप लोग ऊपर दिया हुआ है, आप लोग जाके वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम होता है, ठीक है। तो आप एटॉमिक मास, सोडियम के एक एटम का जितना मास होगा उसको सोडियम का 1 ग्राम एटम कहा जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, तो इसका कितना 1 ग्राम एटम हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का। वैसे ही आप लोग अदर का भी निकाल लीजिएगा। ऐसे आप लोग एक बार 1 से लेकर 40 तक सारे जो एटम है उसके एटॉमिक मास, ग्राम एटम, ये सब कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्ट हो जाइएगा केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखिए, और ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम अणु के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम देन इट्स सैड टू बी 1 ग्राम मॉलिक्यूल। किसी अणु के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो 1 ग्राम अणु कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आप अभी पढ़े एक ग्राम एटम पढ़े, अब ग्राम मॉलिक्यूल देखिए। तो ग्राम एटम में एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे अब ग्राम अणु में आपको क्या करना है कि आणविक मास को ग्राम में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे CH4, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं। तो इसका 16 AMU होता है। जैसे कार्बन का 4 हो गया, ठीक है। अब प्लस कार्बन का 4 इंटू यहाँ पे हाइड्रोजन का 4, 1 + 1 + 1 यहाँ पे 16। तो यहाँ पे जब 16 हो गया CH4, मीथेन का 16 AMU जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यहाँ पे 16 ग्राम आप लिख सकते हैं, और 16 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब एवोगाड्रो संख्या, तो एवोगाड्रो संख्या आपको ऊपर ही बताया कि कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा और सब्जेक्टिव में तो आपको बहुत हेल्प करेगा ही। तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर के बारे में देखते हैं। तो द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम आयन रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम आयन में उपस्थित क्रमशः परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या में उपस्थित एवोगाड्रो संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 ग्राम आयन या अणु ले लीजिए या परमाणु ले लीजिए, उसमें उपस्थित क्रमशः परमाणु जो अणु और आयन जो उपस्थित होता है उसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाई Na। अब यहाँ पे जो एवोगाड्रो नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन करिएगा, एक बड़ा N दे दीजिएगा और इसके नीचे बड़ा A लिखिएगा, क्योंकि A यहाँ पे नीचे लिखना है। आप सामने Na लिखिएगा तो ये सोडियम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये भी सोडियम को भी नहीं, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे बड़ा N और छोटा यहाँ पे बड़ा A दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम का देखिए तो 23 ग्राम होता है, ये ग्राम एटॉमिक मास, और 1 ग्राम एटम होता है, और ये इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए। अब यहाँ पे जब आप जाइएगा मीथेन पे, तो मीथेन 16 ग्राम होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। यहाँ पे